हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों मैं प्रदीप त्रिपाठी एमएसए के इस ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछला जो मेरा वीडियो था वो जो कोर टूल हैं उनके ऊपर था, यानी कि एपीक्यूपी, पीपैप, पीएफएमए और एसपीसी के ऊपर मेरा पिछला वीडियो था। दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग है वो 5th कोर यानी कि एमएसए के ऊपर है। एमएसए की ट्रेनिंग में मैंने वेरिएबल और एट्रीब्यूट दो प्रकार के एमएसए की ट्रेनिंग दी है दोस्तों। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो वेरिएबल एमएसए के ऊपर है। तो दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे दोस्तों। तो दोस्तों आइए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एमएसए की ट्रेनिंग में पहला पॉइंट आता है व्हाट इज एमएसए, यानी कि एमएसए है क्या दोस्तों। तो एमएसए इज ए स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अ मेजरमेंट सिस्टम इज कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, यानी कि एमएसए एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका उपयोग ये डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि जो आपका मेजरमेंट सिस्टम है वो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए कैपेबल है कि नहीं है। यानी कि जो आपका मेजरमेंट सिस्टम है वो ये डिफाइन करता है कि जो आपका मेजरमेंट सिस्टम है वो कैसा है, जो आपकी मेजरमेंट की आवश्यकता है उनको फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं फुलफिल कर पा रहा है। यानी कि कोई आपको प्रोडक्ट चेक करना है तो जिस आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो वो कैपेबल है क्या उसको चेक करने के लिए, या दूसरे शब्दों में आप डिफाइन कर सकते हो। एमएसए स्टैंड फॉर मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, यानी कि एमएसए किसके लिए किया जाता है? मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के लिए किया जाता है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंश्योरिंग दैट योर ऑर्गेनाइजेशंस इंस्पेक्शन, मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड रिलायबल एंड रेलेवेंट मेजरमेंट डेटा। ये इंश्योर करता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंस्पेक्शन की फैसिलिटी है, जो मेजरमेंट की फैसिलिटी है या जो टेस्ट इक्विपमेंट हैं वो रिलायबल और रिलेवेंट मेजरमेंट डाटा प्रोवाइड करेंगे। हाउ टू डिटरमाइन एरर क्वांटिटी प्रेजेंट इन मेजरमेंट सिस्टम, और एक मेजरमेंट सिस्टम में कितनी जो एरर की क्वांटिटी है वो कितनी है, कितना एरर उसमें मौजूद है, ये आप किसके थ्रू डिफाइन कर सकते हो? मेजरमेंट के ही थ्रू डिफाइन कर सकते हो दोस्तों। यानी कि मेजरमेंट सिस्टम क्या है कि आपके यहाँ जो आपको पार्ट चेक करना है या जो चीज चेक करनी है उसके लिए जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या वो कैपेबल है, या जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो चेक करने के लिए क्या वो कैपेबल है सही मेजरमेंट देने के लिए। तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में इस चीज को एनालिसिस करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव और पर्पज ऑफ एमएसए, यानी कि एमएसए करने का उद्देश्य क्या है। तो पहला इसमें दोस्तों टू डिटरमाइन हाउ मच एरर इज इन द मेजरमेंट ड्यू टू द मेजरमेंट प्रोसेस इटसेल्फ, यानी कि ये बताता है कि एक मेजरमेंट में मेजरमेंट प्रोसेस की वजह से कितना एरर है, यानी कि जो मेजरमेंट प्रोसेस है उसकी वजह से एक मेजरमेंट में कितना एरर आ रहा है, इसके थ्रू ये एक डिटरमाइन कर सकते हो। दूसरा है क्वांटिफाई द वेरिएबिलिटी एडेड बाय मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि एक मेजरमेंट सिस्टम के द्वारा कितनी वेरिएबिलिटी ऐड है वो भी ये क्वांटिफाई करता है दोस्तों। तीसरा है एप्लीकेबल टू एट्रीब्यूट डेटा एंड वेरिएबल डेटा, एक इसका उपयोग क्या है कि ये एट्रीब्यूट डेटा और वेरिएबल डेटा के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि इसके थ्रू हम एट्रीब्यूट और वेरिएबल डेटा का भी एमएसए कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों व्हेन टू यूज एमएसए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप एमएसए का उपयोग कब करोगे आप। तो पहला है ऑन द क्रिटिकल इनपुट एंड आउटपुट प्रायर टू कलेक्टिंग डेटा फॉर एनालिसिस, ये क्या करता है जो क्रिटिकल इनपुट और आउटपुट है उनको प्रायर करता है किसके लिए? डेटा कलेक्शन एनालिसिस के लिए इनको कलेक्ट करता है। दूसरा है फॉर एनी न्यू और मॉडिफाइड प्रोसेस इन ऑर्डर टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द डेटा, या कोई नया या मॉडिफाइड डेटा है उसको ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो क्वालिटी के लिए सही है कि नहीं सही है। तो इसके थ्रू आप ये जान सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हु शुड बी इन्वॉल्व इन एमएसए, यानी कि एमएसए कौन कर सकता है, कौन इन्वॉल्व हो सकता है एमएसए में। तो इसमें है पॉइंट एवरीवन दैट मेजर and makes decision about these measurement should be involved in MSA, यानी कि MSA में कोई भी व्यक्ति जो
मेजर कर सकता है या एक डिसीजन दे सकता है, वो एमएसए को कर सकता है। यानी कि ऐसा कोई इंस्पेक्टर, कोई इंजीनियर जो एक डिसीजन मेकिंग मैन हो और जो मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता है, वो एमएसए को करने के लिए उपयुक्त है, यानी कि वो एमएसए कर सकता है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई एमएसए, यानी कि एमएसए हम क्यों करें। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रोडक्ट कंट्रोल। तो प्रोडक्ट कंट्रोल में कौन सा पॉइंट है, टू प्रूव अ पर्टिकुलर गेज इज कैपेबल, ये प्रूव करने के लिए जो एक पर्टिकुलर गेज है वो कैपेबल है ऑफ डिस्टिंग्विशिंग गुड पार्ट फ्रॉम बैड पार्ट, यानी कि गुड पार्ट को बैड पार्ट से अलग करने के लिए एक पर्टिकुलर गेज कैपेबल है। एंड कैन डू सो एक्यूरेटली एवरी टाइम, और ये हर टाइम पे सही काम कर सकता है, यानी कि हर बार ये क्या करेगा, बैड पार्ट को गुड पार्ट से अलग कर देगा, यानी कि ये मेजरमेंट करके, चेक करके ये बता देगा कि आपका कौन सा गुड पार्ट है, कौन सा बैड पार्ट है। इसलिए प्रोडक्ट कंट्रोल के लिए उपयोगी है। इसी में पॉइंट है आइडियल सिचुएशन इज टू हैव ए मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि मेजरमेंट सिस्टम एक आइडियल सिचुएशन में होता है। क्या पॉइंट इसमें, दैट्स ऑल दैट रिजेक्ट ऑल नॉन कंफर्मिंग पार्ट, ये क्या करेगा, जो भी नॉन कंफर्मिंग पार्ट है सारे उनको रिजेक्ट कर देगा। दैट एक्सेप्ट ऑल कंफर्मिंग पार्ट, ये जो सारे कंफर्मिंग पार्ट है उनको एक्सेप्ट कर लेगा। दैट गेट्स रिपीटेबल रिजल्ट फॉर ऑल ऑपरेटर्स, और जो आप सभी ऑपरेटर्स हैं उनके लिए ये रिपीटेबल रिजल्ट देता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है इसमें प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि प्रोसेस कैसे कंट्रोल करोगे, फॉर वेरिएबल गेजिंग, वेरिएबल डेटा के लिए क्या करोगे आप गेजिंग के लिए, द डिजायर इज आल्सो टू इंश्योर दैट द गेज कैन रिजॉल्व स्मॉल एनफ चेंजेस टू अलाउ फॉर प्रोसेस कंट्रोल इनिशिएटिव्स, यानी कि जो वेरिएबल गेज है वो क्या करेगा, द डिजायर इज आल्सो इंश्योर, उसकी इच्छा क्या है, उसका डिजायर क्या है, ये इंश्योर करेगा कि आपका जो गेज है वो स्मॉल जो चेंजेस हैं उनको भी आपका रिजॉल्व करेगा और उनको प्रोसेस में, कंट्रोल में इनिशिएट करने में आपकी हेल्प करेगा दोस्तों। यानी कि जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वेरिएबल गेजिंग के थ्रू उनको आप पता कर सकते हो कि क्या चेंजेस हैं, उनको इंश्योर कर सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट कंट्रोल में जो इनिशिएशन है उसमें आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। पॉइंट है दोस्तों टाइप ऑफ एमएसए, एमएसए कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमएसए, एमएसए दो प्रकार के होते हैं, एट्रीब्यूट एमएसए और वेरिएबल एमएसए। तो दोस्तों आज की जो ट्रेनिंग है वो वेरिएबल एमएसए के बारे में है। इस स्लाइड में दोस्तों मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है एट्रीब्यूट और वेरिएबल एमएसए के बारे में, लेकिन डिटेलिंग हम वेरिएबल एमएसए के बारे में ही देंगे। जैसे एट्रीब्यूट डेटा एग्जांपल क्या होता है, काउंट है, पास फेल, यस नो, रेड ग्रीन येलो, यानी कि जो विजुअल देख के हम करते हैं वो सारा एट्रीब्यूट में आता है, यानी कि गुणों के आधार पे। काउंटिंग है, पास है, फेल है, यस नो, बैड, अपीयरेंस वाइज, सारा एट्रीब्यूट में आएगा। और वेरिएबल डेटा के एग्जांपल कौन है, फिजिकल मेजरमेंट, दैट इज लेंथ, विड्थ, एरिया, डायमेंशन कोई है, फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रेंथ है, लोड है, स्ट्रेन है, कंटिन्यूअस और नॉन कंफर्मिंग एंडिंग, यानी कि जो गुणों के आधार पे हैं वो उनके लिए हम एट्रीब्यूट एमएसए करते हैं, और जो मेजरमेंट के बिहाफ पे उनके लिए हम वेरिएबल एमएसए करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएशन, यानी कि वेरिएबल एमएसए को समझने के पहले हम वेरिएशन को समझ लेते हैं कि वेरिएशन क्या होता है दोस्तों। द ऑब्जर्व्ड वेरिएशन इन प्रोसेस आउटपुट मेजरमेंट इज नॉट सिंपली द वेरिएशन इन प्रोसेस इटसेल्फ, यानी कि किसी प्रोसेस में जो ऑब्जर्व्ड वेरिएशन है वो सिर्फ मेजरमेंट की वजह से नहीं होता है, इट इज द वेरिएशन इन द प्रोसेस प्लस द वेरिएशन इन मेजरमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम एन एडिक्वेट मेजरमेंट सिस्टम। ये जो वेरिएशन होता है प्रोसेस प्लस मेजरमेंट की वजह से होता है दोस्तों। जैसा मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया कि ऑब्जर्व वेरिएशन किस वजह से है, प्रोसेस वेरिएशन की वजह से है, और जो मेजरमेंट सिस्टम की वेरिएशन की वजह से होता है दोस्तों। तो मैं इसमें आपको वेरिएबल एमएसए के बारे में इसमें ट्रेनिंग दूंगा दोस्तों कि वेरिएबल एमएसए क्या होता है, क्या करते हैं इसमें। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन, यानी कि जो मेजरमेंट सिस्टम है उसमें कौन कौन से वेरिएशन है, सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है। तो दोस्तों सोर्स ऑफ वेरिएशन तीन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोसेस डिजाइन और डिजाइन या प्रोडक्ट डिजाइन। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सोर्स ऑफ वेरिएशन कौन कौन से हैं, मशीन है, टूलिंग है, पैरामीटर वेरिएशन है, मेथड वेरिएशन है, प्रोसेसिंग मटेरियल है, इन्वायरमेंट है और मेजरमेंट है।
अब मेन हम आज यहाँ मेजरमेंट के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों कि मेजरमेंट सिस्टम में जो वेरिएशन है वो कैसे आप कवर करोगे दोस्तों। तो दोस्तों वेरिएबल एमएसए को समझने के पहले हम एजेंडा जान लेते हैं कि वेरिएबल एमएसए में कौन कौन से चीजें सम्मिलित हैं, उनके बारे में क्या एजेंडा है, इस ट्रेनिंग में आपको पहले बता देता हूँ। तो पहला है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यानी कि आप एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन ये समझेंगे इस ट्रेनिंग में। दूसरा है मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन, यानी कि मेजरमेंट सिस्टम में क्या वेरिएशन है वो आप समझोगे। बायास, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है वो आप समझोगे। रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी कि रिपीटेबिलिटी क्या होती है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, इस ट्रेनिंग में आप इस चीज को समझोगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझते हैं। जैसे मैंने इसमें 4 फिगर आपको दिखाए हैं। पहला फिगर है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो एक्यूरेट क्या होता है कि कोई पॉइंट्स है वो आपका जो सेंटर पॉइंट है उससे कितनी दूरी पर है। अगर वो सेंटर के पास पास है मीन्स वो एक्यूरेट है। और प्रिसाइज क्या होता है कि वो आपस में पॉइंट कितने दूर हैं, यानी कि जितने पास होंगे उतने ही प्रिसाइज होंगे वो। तो पहला है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, यानी कि इसमें पॉइंट आप देख सकते हैं जो आपका सेंटर पॉइंट है सारे पॉइंट उसके आसपास हैं और सारे पॉइंट इकट्ठा हैं, यानी कि आप समझ सकते हो कि एक्यूरेट और प्रिसाइज है दोस्तों। दूसरा है एक्यूरेट एंड इम्प्रिसाइज। एक्यूरेट है ये क्यों, क्योंकि सेंटर पॉइंट से पास पास है। इम्प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं दोस्तों। तीसरे फिगर में आप देख सकते हो इनएक्यूरेट एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज है ये क्यों, क्योंकि ये सारे पॉइंट पास पास हैं। इनएक्यूरेट क्यों है, क्योंकि ये सेंटर से काफी दूर हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इनएक्यूरेट एंड इम्प्रिसाइज, मीन्स ये ना तो सेंटर के पास है इसलिए इनएक्यूरेट है, और इम्प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि ये काफी दूर दूर हैं। तो आप इन चारों फिगर के थ्रू एक्यूरेट और प्रिसाइज की मीनिंग समझ सकते हो दोस्तों। एक्यूरेट मतलब सेंटर से कितनी दूर है सारे पॉइंट, प्रिसाइज मतलब वो आपस में कितने पास पास हैं, दैट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो आप इस ट्रेनिंग के थ्रू ये समझ लिए दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि मेजरमेंट सिस्टम में कौन कौन से वेरिएशन होते हैं, यानी कि मेजरमेंट सिस्टम के कौन कौन से वेरिएशन हैं। तो मेजरमेंट सिस्टम में 2 प्रकार के वेरिएशन है, कौन है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन में को हम कैसे समझेंगे, वो हम रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के थ्रू समझेंगे। और एक्यूरेसी को कैसे समझेंगे, लीनियरिटी, बायास और स्टेबिलिटी के थ्रू समझेंगे दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि लीनियरिटी क्या होती है, बायास क्या होती है और स्टेबिलिटी क्या होती है। दोस्तों पहला पॉइंट है बायास। बायास क्या होता है दोस्तों, तो बायास इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एवरेज ऑफ द मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू एक हायर प्रिसीजन के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक की गई वैल्यू होती है। अब इसमें से क्या करना है आपको, ऑब्जर्व्ड एवरेज ऑफ मेजरमेंट, जो आपने एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक ऑब्जर्व मेजरमेंट लिया है उन सबको आप क्या करोगे, उन सबका एवरेज कर लोगे और जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसमें से आप माइनस कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो आपकी बायास निकल आएगी दोस्तों। यानी कि जो एक ट्रू वैल्यू है उसमें से आपने जितने ऑब्जर्वेशन ली है सबका एवरेज माइनस करोगे, आपकी बायास निकल आएगी दोस्तों। बायास को हम एरर भी कहते हैं, यानी कि बायास कब कैलकुलेशन होता है, जब आपने देखा होगा जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करवाते हो तो बायास है एरर लिखा होता है, तो जो बायास और एरर वहां आप देखते हो दैट इज दिस, वो यही है दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट का आपका निकल के आता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या होती है दोस्तों, तो लीनियरिटी इज द डिफरेंस इन बायास वैल्यू ओवर द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द मेजरमेंट गेज। मींस एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ऑपरेटिंग रेंज जो है वो 200 mm है। अब आपने क्या किया कि 200 mm पर अलग अलग स्टेज पर आपने उसकी क्या किया, बायास वैल्यू चेक की। अब जो बायास वैल्यू है अगर वो अलग अलग पॉइंट पर सेम आती है तो आप क्या कहोगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट लीनियर है। अगर उस बायास वैल्यू जो है उनमें डिफरेंस आता है, सपोज आपने 10 mm चेक किया 9.98 आती है या 10.02 आती है, तो यदि जो डिफरेंस आता है तो आप क्या कहोगे, हमारा इंस्ट्रूमेंट नॉन लीनियर है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है ऊपर नॉन लीनियरिटी का, क्या है, गेज इज मेजरिंग लोअर देन ट्रू वैल्यू एट हायर एंड, यानी कि हायर एंड पे क्या हो रहा है, जो गेज है वो लोअर वैल्यू ट्रू वैल्यू से
कम माप रहा है तो ये नॉन लीनियर है। यानी कि लीनियरिटी क्या है, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, अप और डाउन डायरेक्शन में हो सकती है दोस्तों। लीनियरिटी को भी आप जो आपका इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है उसमें आप देख सकते हो दोस्तों। यानी कि ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट के टाइम पे की जाती है या इंस्ट्रूमेंट का बनती है उस टाइम पे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। यानी कि स्टेबिलिटी क्या होती है, तो स्टेबिलिटी इज द वेरिएशन इन द एवरेज ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग द सेम गेज एंड अप्रेजर टू रिपीटेडली मेजर द सेम पार्ट। यानी कि एक ऑपरेटर या एक इंस्पेक्टर सेम गेज से सेम पार्ट को ओवर ऑफ टाइम पीरियड यानी कि टाइम पीरियड के बाद चेक करता है। उन दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है दैट इज स्टेबिलिटी। जैसे आपने एक पार्ट लिया, उस पार्ट को आपको 9 बजे आपने चेक किया, सेम पार्ट आपने 10 बजे चेक किया, तो जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को आप एसपीसी में जैसे करते हो, आप पहले क्या करते हो, 9 बजे पार्ट लेके आते हो, फिर 10 बजे आते हो, प्रोसेस की स्टेबिलिटी को उसमें चेक करते हो। इसमें क्या करना है आपको, मेजरमेंट की स्टेबिलिटी को चेक करना है। यानी कि ओवर ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं वो स्टेबिलिटी में ही आप चेक करोगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिपीटेबिलिटी। यानी कि रिपीटेबिलिटी क्या होती है, तो रिपीटेबिलिटी इज द वेरिएशन बिटवीन सक्सेसिव मेजरमेंट्स ऑफ द सेम पार्ट, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द सेम पर्सन यूजिंग द सेम गेज। यानी कि एक इंस्पेक्टर सेम पार्ट को, सेम पार्ट की सेम डायमेंशन को सेम गेज से जब चेक करता है बार बार, तो उसके बीच का जो डिफरेंस आता है, जो वेरिएशन आता है, वही रिपीटेबिलिटी होती है दोस्तों। जैसे एक आपने पार्ट लिया कोई, उसकी आपने एक वैल्यू ले ली 10 mm, अब सेम गेज से आपने उस 10 mm को बार बार चेक करना शुरू किया, तो जो डिफरेंस आएगा उन दोनों का दैट इज योर रिपीटेबिलिटी, वही आपकी रिपीटेबिलिटी होती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यानी कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज द डिफरेंस इन द एवरेज ऑफ द मेजरमेंट मेड बाय डिफरेंट पीपल यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट when measuring the identical characteristics on the same piece। यानी कि एक पार्ट है, उसकी सेम डायमेंशन को सेम इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग ऑपरेटर चेक करता है। यानी कि एक कोई पार्ट है 10 mm जिसकी डायमेंशन है, उसको एक ही इंस्ट्रूमेंट यानी कि वर्नियर से अलग अलग बंदे, अलग अलग इंस्पेक्टर जो बार बार चेक करते हैं, उस स्टडी को ही हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं दोस्तों। जैसा आप एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि ऑपरेटर 1 एंड ऑपरेटर 2 यानी कि सेम पार्ट है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, सेम डायमेंशन है, उसको 2 ऑपरेटर चेक कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो स्टडी है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा चेक करने का दैट इज योर रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसी को हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन को हमने चेक कर लिया, किसके थ्रू, बायास, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी के थ्रू। अब जो बायास, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी है ये कब चेक किए जाते हैं, कैलिब्रेशन के दौरान चेक किए जाते हैं। यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जब वो कैलिब्रेशन होता है तो सारी तीनों चीजों की उस रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन होता है दोस्तों। प्रिसीजन में क्या है, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यानी कि रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को हम किसके थ्रू चेक करते हैं, गेज आर एंड आर के थ्रू हम इसको चेक करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गेज आर एंड आर। अब जानते हैं हम कि गेज आर एंड आर क्या होता है। तो गेज आर एंड आर इज अ मीन्स ऑफ एक्सेसिंग द रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ आवर मेजरमेंट सिस्टम। यानी कि गेज आर एंड आर का मतलब क्या है कि हमारे मेजरमेंट सिस्टम की रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है दोस्तों। गेज आर एंड आर स्टडीज आर कैरीड आउट इन ऑर्डर टू डिस्कवर हाउ मच of the process variation is due to measurement device and measurement method। गेज आर एंड आर में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो हमारी मेजरमेंट डिवाइस है और जो मेजरमेंट मेथड है उसकी वजह से एक प्रोसेस में कितना वेरिएशन है दोस्तों। यानी कि प्रोसेस वेरिएशन जो है वो मेजरमेंट डिवाइस और मेजरमेंट मेथड की वजह से कितना है, यही हम गेज आर एंड आर में डिफाइन करते हैं या गेज एंड आर में यही स्टडी करते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल गेज आर एंड आर। यानी कि जो वेरिएबल गेज आर एंड आर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो पहला है अ मिनिमम ऑफ 2 ऑपरेटर्स। यानी कि गेज आर एंड आर करने के लिए आपको मिनिमम 2 ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, वैसे हम 3 ऑपरेटर लेके करते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है
एटलीस्ट 10 पार्ट विच शुड बी चूजन टू रिप्रेजेंट द फुल रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशन। इसमें क्या करते हैं, हम 10 पार्ट लेते हैं जो फुल रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मैक्सिमम लिमिट को शो करें, उसको लेते हैं दोस्तों। इट मे बी एक्सेप्टेबल टू यूज प्योर पार्ट इन सम स्पेशल केसेस। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच पार्ट शुड बी मेजर 2 और 3 टाइम्स इन अ रैंडम ऑर्डर, यानी कि हर पार्ट जो है वो 2 से 3 बार एक रैंडम ऑर्डर में चेक होगा दोस्तों, यानी कि हम 3 ट्रायल 2 या 3 ट्रायल करते हैं सेम पार्ट का। नेक्स्ट है, ऑपरेटर शुड नॉट बी अवेयर ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट व्हेन मेजरिंग द सेम पार्ट, यानी कि जब आप सेम पार्ट चेक कर रहे हो रिपीटेडली बार बार, तो ऑपरेटर जो है उस पार्ट के बारे में पहले उसकी क्या डायमेंशन थी वो उसको पता नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई एक पार्ट आपने चेक किया, पहले आपने 10.02 चेक की, जब आपने रैंडमली उसको चेक करवाना शुरू किया तो उसको पता नहीं होना चाहिए इंस्पेक्टर को कि इसकी पहले यही डायमेंशन थी, तभी आप इसके थ्रू इसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल गेज आर एंड आर, यानी कि जो वेरिएबल गेज आर एंड आर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले इसमें पॉइंट्स है दोस्तों, देयर आर 5 की इंडिकेटर विच चेक ड्यूरिंग गेज आर एंड आर, यानी कि गेज आर एंड आर के दौरान 5 पॉइंट चेक किए जाते हैं। पहला है ईवी और इक्विपमेंट वेरिएशन, दूसरा है एवी और अप्रेजर वेरिएशन, तीसरा है पीबी और पार्ट वेरिएशन, चौथा है ओवरऑल जी आर एंड आर परसेंटेज, पांचवा है एनडीसी, यानी कि इन्हीं पांचों फैक्टर के थ्रू हम किसी वेरिएबल गेज का आर एंड आर कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन मेथड ऑफ ईवी, यानी कि जो हमने पांचों की इंडिकेटर बनाए, अब उनको आप कैलकुलेशन कैसे करोगे उनका, तो मैंने हर एक का आपको कैलकुलेशन मेथड दिखाया है दोस्तों। जिसमें पहला है ईवी, ईवी कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, ईवी इक्वल टू आर डबल बार इंटू K1। तो आर डबल बार आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, आर के लिए आपको आर ए और आर बार ए निकालना है, आप फार्मूले के थ्रू देख सकते हो, फिर आप आर डबल बार निकाल लोगे, और के जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि के 1 और 2 3 सैंपल के लिए आपका कांस्टेंट है, यानी कि ट्रायल 2 ट्रायल है तो के की वैल्यू K1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आप 3 ट्रायल कर रहे हो तो आप तीसरे ट्रायल वाली वैल्यू डालोगे दोस्तों, तो इसके थ्रू आप ईवी को कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ एबी। अब आप अप्रेजर वेरिएशन को कैसे कैलकुलेशन करोगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट में x डिफरेंस इंटू K2 का होल स्क्वायर माइनस EB ऑब्लिक NR, यानी कि x डबल बार डिफरेंस को आप कैसे चेक करोगे, मैक्सिमम x बार ABC माइनस मिनिमम x बार ABC। ABC जो आपने अप्रेजर आपने ले रखे हैं ABC, उनके दोनों का जो मैक्सिमम है उसको आप माइनस करके x डबल बार निकाल सकते हो। फिर अब आपको EB पता है, इक्विपमेंट वेरिएशन जो आपने पहले निकाला था। N और R क्या है दोस्तों, वेयर कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, आप कितने पार्ट्स ले रहे हो, 10 पार्ट ले रहे हो तो 10 लिखोगे। R इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल, जो आपके नंबर ऑफ ट्रायल हैं वो आपको लिखने हैं दोस्तों, तो इसके थ्रू आप कैलकुलेशन करके आप AB को निकाल सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैलकुलेशन मेथड ऑफ PB, यानी कि पार्ट वेरिएशन को आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, तो PB इक्वल टू RP इंटू K3। RP कैसे, मैक्सिमम XP माइनस मिनिमम XP, यानी कि आप कैसे करोगे XP का कैलकुलेशन, एवरेज ऑफ XA XB एंड XC। XA क्या है, ट्रायल एवरेज है 1 2 3 का, फिर XC और XB आप ऐसे ट्रायल के थ्रू कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों। K3 क्या है, K3 जो आप पार्ट ले रहे हो, आप 10 पार्ट ले रहे हो, 5 पार्ट ले रहे हो, 2 पार्ट ले रहे हो, वो जो भी जितने आप सैंपल आप पार्ट ले रहे हो उसमें से आप K3 की वैल्यू इसमें रख दोगे, आपका PB कैलकुलेशन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैलकुलेशन मेथड ऑफ R एंड R। अब आप R एंड R को कैसे कैलकुलेशन करोगे, यानी कि रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी को आप कैसे कैलकुलेशन करोगे दोस्तों, तो इसका फार्मूला है अंडर रूट EB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि इक्विपमेंट के इसका स्क्वायर प्लस अप्रेजर वेरिएशन का जो होल स्क्वायर है उसके थ्रू आप इसको कैलकुलेशन करोगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैलकुलेशन मेथड ऑफ TB, यानी कि टोटल वेरिएशन को आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, तो इसका फार्मूला है अंडर रूट R एंड R का होल स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, यानी कि पार्ट वेरिएशन का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में आप इसको डालोगे तो आप आपका TB टोटल वेरिएशन आपका कैलकुलेशन
हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कैलकुलेशन मेथड ऑफ परसेंटेज ऑफ इक्विपमेंट वेरिएशन, परसेंटेज ऑफ अप्रेजर वेरिएशन, परसेंटेज ऑफ R&R, परसेंटेज ऑफ पार्ट वेरिएशन एंड NDC। तो आप टोटल वेरिएशन परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? आपको इक्विपमेंट वेरिएशन का परसेंटेज करना है, यानी कि EB/TB × 100। सेम आपको अप्रेजर वेरिएशन का निकालना है, तो AB/TB × 100। रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी का परसेंटेज निकालना है, R&R / TB × 100। पार्ट वेरिएशन का परसेंटेज निकालना है, PB/TB × 100। सेम NDC आपको निकालना है, तो NDC का फार्मूला है 1.41 ब्रैकेट में PB / R&R। तो इन फार्मूले के थ्रू आप परसेंटेज ऑफ PB, EB और AB, R&R आप निकाल सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ EB, AB, PB एंड NDC। तो इसमें पहला पॉइंट है कि परसेंटेज ऑफ EB कितना होना चाहिए, यानी कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट कब कैपेबल है, अप्रेजर कब कैपेबल है सही मेजरमेंट के लिए, यानी कि EB आपका कितना होना चाहिए, लेस देन 10% होना चाहिए। इक्विपमेंट वेरिएशन आपका कितना होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। अप्रेजर वेरिएशन 10 से 30% होना चाहिए। पार्ट वेरिएशन मोर देन 90%, यानी कि आपका पार्ट वेरिएशन 90% के ज़्यादा हो तब भी आपका इंस्ट्रूमेंट कैपेबल है प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट है NDC शुड बी मोर देन 5। जो आपकी नॉन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं वो आपकी 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों NDC का डिटेल में पढ़ने के लिए मैं आपको एक NDC के आप हमारे वीडियो को देखें, मैंने NDC को उसको मैं डिटेल में बनाऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ गेज R&R परसेंटेज। इसमें 3 कंडीशन दी हैं। यदि आपका R&R परसेंटेज 0 से 10% के बीच में है तो आपका बहुत अच्छा है प्रोसेस, यानी कि आपका मेजर इंस्ट्रूमेंट जो है कैपेबल है प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए। यदि 10 से 30% है तो मे बी एक्सेप्टेबल, यानी कि एक्सेप्ट हो सकता है, बट नीड इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है दोस्तों। यदि R&R परसेंटेज आपका ग्रेटर देन 30, यानी कि 30% से ज़्यादा है, तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है वो, यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैपेबल नहीं है प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, आपको उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। कि एक हमने एग्जाम्पल सीट यहाँ बताई है दोस्तों। जो मैंने पिछली सीटों में आपको EB, AB, PB, TB और R&R का फार्मूला बताया था, आपको उनको रटने की ज़रूरत नहीं है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको फार्मूले याद नहीं होते हैं तो आप MSA नहीं कर सकते। मैंने जस्ट फॉर रेफरेंस कि आपको फार्मूले पता हों कि आपको AB कैसे निकालना है, AB कैसे निकालना है, PB कैसे निकालना है, जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने वो फार्मूले आपको सारे बताए थे दोस्तों। इस स्लाइड में मैंने एक एग्जाम्पल सीट आपको दिखाई है, आपको इसको कैसे फिल करना है, आपका ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेशन हो जाएगा दोस्तों। जैसे पहले लिखा है गेज नेम, यानी कि आपको जिस गेज से आप चेक कर रहे हो उसका नेम है, आपको उसका नंबर लिखना है। फिर गेज की रेंज लिखनी है कि आप जो गेज यूज़ कर रहे हो उसकी रेंज क्या है दोस्तों। नेक्स्ट है पार्ट नेम और पार्ट नंबर, आप इसका पार्ट नेम और पार्ट नंबर डाल दोगे, गेज का लीस्ट काउंट डाल दोगे। फिर आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, ऑपरेटर का नाम लिखना है। ट्रायल, इसमें क्या है, ट्रायल नंबर 1, 2, 3 हमने लिख रखा है, यानी कि एक ऑपरेटर है जिसका नाम है, उसने 10 पार्ट लिए, उसका एक ट्रायल हुआ, फिर सेकंड ट्रायल, फिर थर्ड ट्रायल, यानी कि एक ऑपरेटर का हमने 3 ट्रायल लिया। सेम हमने 10 पार्ट दूसरे ऑपरेटर को दिए, उसका भी हमने 3 ट्रायल लिया। सेम पार्ट हमने तीसरे ऑपरेटर को दिए और उसका भी 3 ट्रायल लिया। तो इसके थ्रू हमने सारा डाटा कैलकुलेशन कर लिया। फिर आपका AB परसेंटेज, EB, R&R सारा ऑटोमेटिक इस सीट के थ्रू कैलकुलेशन हो जाता है दोस्तों। बस एरर जहाँ हो आप उस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो दोस्तों। इस कैलकुलेशन के थ्रू ही आपको, इस सीट के थ्रू ही पता चल जाएगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैपेबल है कि नहीं कैपेबल है। तो दोस्तों आज हमने आपको वेरिएबल MSA के बारे में ट्रेनिंग दी। आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों जो मेरा सेकंड पार्ट है MSA का ही, वो एट्रीब्यूट MSA के ऊपर है, तो आप सेकंड पार्ट को देखना ना भूलें, तभी आप वेरिएबल और एट्रीब्यूट दोनों प्रकार के MSA को समझ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।